हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे जीएसटी। जीएसटी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बताएं, इसका फुल फॉर्म बताएं। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस दूसरा, जीएसटी आपका कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया। इम्पोर्टेंट तो यही है, और इसमें एक डेट और चाहो तो याद कर लो, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई या हस्ताक्षर किए। ठीक है। और जीएसटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर है। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर जीएसटी बनाया गया है। बताया था ना। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं बताएं। प्रत्यक्ष, देखो जीएसटी क्या है पहले तो ये बताएं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी मूल्य संवर्धित कर है। मूल्य संवर्धित कर को इंग्लिश में कहेंगे वैल्यू एडेड टैक्स। फिर आपका जीएसटी मल्टी स्टेज टैक्स है। इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे इसको बहुचरणीय कर। और एक कहेंगे व्यापक है, व्यापक कर है, व्यापक कर प्रणाली है। इसको एक एक करके समझेंगे हम। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब अप्रत्यक्ष कर एक्स पर लगाया गया, वाई से वसूल किया गया। आपको एक्स पर लगता हुआ प्रतीत होता है, पर उसका भुगतान कौन कर रहा है? एक्स नहीं कर रहा है, वाई कर रहा है। टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इंसिडेंस, इंसिडेंस और टैक्स इम्पैक्ट एक बिंदु पे होगा या अलग अलग बिंदुओं पे होगा? अप्रत्यक्ष कर में करापात, कराघात हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में जिसको समझ में आए उसको कहेंगे टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इम्पैक्ट। हिंदी में कहेंगे करापात, करापात, कराघात। एक बिंदु पे है कि अलग अलग बिंदुओं पर? अप्रत्यक्ष में अलग अलग बिंदुओं पर है। प्रत्यक्ष में एक ही बिंदु पर, एक्स पे लगाया, एक्स नहीं दिया। इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही जगह पर है। ठीक है, भूलना नहीं है इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपने रिसेंटली नहीं पढ़ी होगी, सभी ने रिसेंटली थोड़ी पढ़ी। 12th तक, 12th के बाद आए हो आप। इकोनॉमिक्स ठीक है किसी के? थोड़ी बहुत रही होगी। इकोनॉमिक्स में पिछड़ा नहीं पढ़ोगे, आगे से आगे कंसेप्ट थोड़े डेप्थ आते जाएंगे, फिर पिछड़ा भूलते जाओगे, आगे समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। मूल्य संवर्धित कर, मूल्य संवर्धित कर का मतलब जैसे आपने 100 रुपया तो मूल्य है, इस पर टैक्स लगना है 10%, तो विक्रय मूल्य हुआ 110 रुपये। 110 रुपये पे एक्स ने वाई को बेचा। ठीक है, वाई को मिला 110। 110 क्योंकि अगर हम जीएसटी की बात कर रहे हैं तो इसमें से 100 को अलग रखो और 10 को अलग कर लो। 100 पे उसने मूल्य संवर्धन किया 50। अब कितना हुआ? 150। और 150 पे कर 10% वापस लगाओ तो कितना हुआ? 15।
15, तो इसका आंसर क्या आया 165। तो मूल्य संवर्धन कर कितना लगा 5 रुपए। सिर्फ मूल्य संवर्धन हुआ था कितना 50, 100 पे दे चुका है, 100 पे 10 रुपए दे चुका है, ठीक है, वो बाकी निकाला जाएगा। जब ये 165 कौन खरीदेगा, XYZ खरीदेगा 165 पे, तो 165 पे जब ये खरीदेगा तो इसको टैक्स कितना देना पड़ा 5 रुपए, क्योंकि Y 110 रुपए तो दे चुका है, 10 रुपए तो वो दे चुका है, ठीक है। इसने 50 रुपए का बढ़ाया मामला, है ना। जैसे अपन मैदा लेके आए, मैदा से ब्रेड बनाई, या कपड़ा लेके आए, कपड़ा से कपड़े सिल दिए गए, ड्रेस बना दी, तो मूल्य संवर्धन बोला। 100 रुपये का तो कपड़ा, 50 रुपये का उसमें कुछ जोड़ा अपन ने, जो सिलाई करी उसका 50 रुपया लगा दिया, और 50 रुपये में कर कितना दिया 5 रुपये। क्यों 100 रुपये पे 10 ये दे चुका है। एक टैक्सेशन सिस्टम मैंने ये बताया था जिसमें कर पे कर लगता जाता था। 110 आगे बढ़ेगा, 110 पे फिर कर लगेगा, फिर जो संख्या आएगी फिर उस पर कर लगेगा। ऐसा पहले होता था। जीएसटी लेके ही ऐसे आए कि कर पे कर ना लगे। ये मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था आपको, और अपलोड भी हो चुका है ये वीडियो। कहीं भी रुकना नहीं है आपको, लिखना है इकोनॉमिक्स, लिखोगे जितना उतना याद होगी, ठीक है। तो इसे क्या कहा हमने, वैल्यू एडेड। जो वैल्यू ऐड हुई सिर्फ उसी पे कर लगा 5 रुपए। इतनी बात आई क्या समझ में। मल्टी स्टेज कर, बहुचरणीय, यहाँ पे कर लगा एक स्टेज, यहाँ पे कर लगा दूसरी स्टेज, यहाँ पे कर लगा तीसरी स्टेज, तो बहुचरणीय हो गया ना, बार बार कर तो लगेगा है ना। व्यापक कर प्रणाली है क्योंकि इसमें 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के एक बना दिया है, और बहुत सारे सेस को मिला के 22-23 सेस को मिला के एक बना दिया है, इसीलिए ये व्यापक कर प्रणाली है। तो ये क्या है, इसकी जीएसटी की मुख्य विशेषताएं। साथ ही इसमें आपको और याद रखना है, यह डेस्टिनेशन टैक्स है। डेस्टिनेशन टैक्स है। जैसे राजस्थान में एक्स वस्तु बनी और बिहार में जाके बिकी एक्स वस्तु, ठीक है, और इस पे कोई कर लगा जीएसटी का, तो राजस्थान को हिस्सा नहीं मिलता है, बिहार को मिलता है। डेस्टिनेशन पे कर लगता है, या डेस्टिनेशन पे जो कर लगा है उसको हिस्सा बिहार को मिलेगा, जहाँ बिका है डेस्टिनेशन पे मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कह रहा है, डेस्टिनेशन टैक्स। या इसको यूं भी कह सकते हैं गंतव्य आधारित उपभोग कर, ठीक। तो ये मुद्दे याद रहेंगे क्या, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। ये मुद्दे जीएसटी के बारे में इनडायरेक्ट है, डेस्टिनेशन है, वेट है, मूल्य संवर्धित कर है, मल्टी स्टेज कर है, व्यापक कर है, जिसमें 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक बना दिया गया है। ये याद रह जाएगा क्या, ये क्वेश्चन आएंगे ही, जीएसटी तो आएगा ही आएगा, 1-2 क्वेश्चन मान के चलना, ठीक है। फिर इनका पसंदीदा क्वेश्चन होता है जीएसटी में कौन शामिल है, जीएसटी में कौन शामिल नहीं है, किस पे कितना कर लगता है जीएसटी का, तो वो देख लेते हैं। ये कर लोगे क्या, लिख लिया आप लोगों ने, भूलना नहीं है, कल क्लास में आओगे ये पूछूंगी तो आना चाहिए। कल संडे है, कल संडे को भी आपकी क्लास लगेगी। बाद में बात करेंगे अपन, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लासेस की बात बाद में कर लेंगे। टेस्ट होता है वैसे हर संडे को, हर संडे को हम लोग टेस्ट लेते हैं यहाँ। चलो, अब जीएसटी की कितनी दरें हैं, जीएसटी की कितनी दरें हैं। जीएसटी की 4 दरें हैं। 5%,
12%, 18% और 28%। जीएसटी की कितनी दरें हैं? 4 दरें। क्वेश्चन ये पिछले साल आया हुआ है जिसमें इन्होंने 4 को माना है। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिस पे 0% लिया जाता है, जिसे कहा जाता है छूट। जीएसटी में शामिल तो हैं पर जीएसटी में छूट दे दी गई। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गरीब परिवार के लिए आवश्यक हैं, जैसे हरी सब्जियां, है ना, दूध, पनीर, खाना पीने की सामान, फ्रेश वेजिटेबल्स। तो इस साल जो पैक्ड है उस पर तो जीएसटी लगा दिया, लेकिन जैसे आपको दूध वाला जो खुला हुआ दूध लेके आता है ना, उस पर जीएसटी नहीं है। पनीर खुला जो बिकता है ना, उस पर जीएसटी नहीं है। अमूल का बिकेगा तो उस पर जीएसटी है। आगे की बात समझ में? तो उसको तो 0% बोल दिया। तो ऐसे हरी सब्जियां, फल फ्रूट और जो चीज़ें हैं, खाने पीने के सामान हैं, आटा दाल वगैरह जो भी खाने पीने का सामान है और बिना पैकिंग के बिक रहा है, उस पर जीएसटी क्या है? 0% है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 5 दरें हैं। तो फिर तो 5 दरें हो गई। लेकिन 1-2 साल जो पिछले सालों में क्वेश्चन आया है उसमें 4 दरों का आंसर दिया हुआ है। तो ये देख लेना आप उसने आंसर क्या दिया है। 4 दिया हुआ है तो 4 पे टिक कर लेना, और 4 हो ही नहीं तो 5 हो जाएगा। 4 पे ही करना, फिर 4 ही माना। हाँ, 4 ही करना, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन में 4 को आंसर को सही माना है उसने, कुछ है ना। देखेंगे, उस पर बात करूंगी मैं। पिछले साल के क्वेश्चन देख के आंसर दे दूंगी उसका, एग्जैक्ट पिछले साल का क्वेश्चन ही दे दूंगी, ठीक है। 4 ही आंसर लेना है अपने को। 4-5 दोनों दे दिया तो 4 लेना है, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन देखा है हमने, तो पिछले साल के क्वेश्चन में उसने 4 मान लिया आंसर, है ना। ठीक है, दरें हो गई। अब इसमें क्या 0% छूट में क्या है? जैसे जो दूध, पनीर, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये जो आपका बिना पैकिंग के बिकता है उस पे छूट है, ठीक है। सामान्य खाने पीने की वस्तुओं पर छूट दी गई है, ठीक है। लग्जरी वस्तुओं पे मैक्सिमम क्या लगेगा? 28 40 का है 28%। लग्जरी मतलब जैसे बड़ी बड़ी कारें जो होती हैं उन पर 28% कर दिया गया। लग्जरी कार्स जिसको बोला जाता है, इस तरीके की चीज़ों पे भाई इतना पैसा है तो अच्छा जीएसटी दो हमको, ठीक है। और ज़रूरत की वस्तुओं पे कम कर दिया गया है, बाकी वस्तुओं पे अलग अलग दरें लागू होती हैं। तो ये 0 वाला पूछ सकता है। और अब अपन ये देखते हैं किन वस्तुओं को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जीएसटी में शामिल है दूध, पनीर वगैरह, लेकिन लगता नहीं है। और कुछ वस्तुओं पे जीएसटी में शामिल नहीं किया है, अभी जीएसटी में शामिल ही नहीं है। कौन कौन सी वस्तुएं? शराब नहीं। अभी आप इन दिनों में सुन रहे होंगे दिल्ली में केजरीवाल शराब घोटाला, सुन रहे हो क्या? इन दोनों हाईलाइट चल रहा है। मनीष सिसोदिया के घर छापे पड़े, शराब घोटाला किया गया। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के फ़ोन सीज कर लिए, इंक्वायरी हो गई है, सबूत ढूंढे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शराब पे कर लगाने का अधिकार राज्यों को है और राज्य की सबसे बड़ी कमाई का स्रोत है। जीएसटी केंद्र लगा रहा है और केंद्र अपने हिसाब से उसको इलेक्ट्रॉनिक करेगा, उसके नियम कानून के अनुसार लगेगा, तो राज्य अपने हिसाब से तो कमा ही नहीं सकता, घोटाले भी नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ ये नियम कानून राज्य खुद बनाते हैं शराब को बेचने के। अभी आपने सुना होगा 1 पे 1 फ्री शराब की बोतल दिल्ली में, ऐसा कुछ है। कोई मिला के शराब, जिसको कहते हैं मानव उपभोग एल्कोहल। शराब आए या ये वर्ड लिखा है मानव उपभोग एल्कोहल, ये वर्ड आए तो क्या ऐसे कहो मैडम ने बताया ही नहीं। मानव उपभोग एल्कोहल शराब होता है दूसरे शब्दों में।
ठीक है, जीएसटी में जो चीज़ें शामिल नहीं हैं, जो वस्तुएं शामिल नहीं हैं, पहला है मानव उपभोग अल्कोहल। अल्कोहल और इसको हिंदी में कहते हैं शराब, सीधा सीधा। दूसरा आ जाओ पेट्रोल व डीजल। पेट्रोल डीजल में भी राज्य अपने अनुसार कर लगाता है। आज की तारीख में आप ये देखोगे कि हरियाणा ने सस्ता कर दिया, पंजाब ने महंगा कर दिया, राजस्थान में महंगा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो राज्य अपने अनुसार उन पे कर लगाता है, अपने नियम कानून के अनुसार इस पे कर लगा रहा है, जीएसटी के अनुसार नहीं लगा रहा है। भाई जीएसटी नहीं लग रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिना जीएसटी के जा रहा है। पूर्ववत कर प्रणाली लगी हुई है, राज्यों को अधिकार है, वो अलग अलग तरीकों से कर वसूल कर रहे हैं इस पे। मानव उपभोग अल्कोहल, प्राकृतिक गैस, व अन्य पेट्रोलियम उत्पाद। हवाई ईंधन भी इसमें आ जाता है। चौथा है विद्युत, बिजली। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, शामिल ही नहीं है जीएसटी में, आज की तारीख में शामिल नहीं है। इसमें एक पेज और आएगा, वो बताऊंगी। और अभी ये तो याद कर ही लो, है ना। पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसको तो देखो अंतर्राष्ट्रीय दरों के अनुसार ही इसको मैनेज किया जाता है। केंद्र सरकार भी राज्यों को प्रोवाइड कराती है, फिर राज्य उस पर कुछ और कर और लगाती है, सेल्स टैक्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ और कर लगाती है। तो राज्य, केंद्र वसूल कर रहा है, राज्य वसूल कर रहे हैं, राज्य अपने अनुसार और कर लगाते हैं, तो अलग अलग तरीके से महंगा हो जाता है ना। कर भी बहुत सारे हैं, अनगिनत कर लगते हैं। इसको बनाया ही गया है जीएसटी को, तो 17 तो अप्रत्यक्ष करों को मिलाया है, 17 अप्रत्यक्ष करों को मिलाया है। और 22, 23 कुछ किताबों में 22 लिखा हुआ है, कुछ में 23 लिखा हुआ है, तो लगभग 22-23 शेष करों को, उपकरों को मिला के बनाया है। ठीक है, तो कितने कर तो इसमें जीएसटी में मिला दिए। उसके अलावा भी कर लगते हैं, कर खत्म नहीं हुए हैं। उसके बाद भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अगर मिला दिया गया है जीएसटी में, उसके बावजूद भी कुछ वस्तुओं पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क लग रहा है। ठीक है, तो ये बात आ गई है कि समझ में आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी क्या? ये क्वेश्चन कंफर्म है एग्जाम में। दरें, जीएसटी की दरें क्या क्या होती हैं? स्लैब 5, 12, 18, 28। ठीक है, 4। ठीक है, कुछ वस्तुओं पे छूट है 0%। कौन सी वस्तुएं हैं? खाने पीने की वस्तुएं, दूध, पनीर, जो खुला बिना पैक्ड है। ठीक है, फिर आपके किन पे कर जीएसटी में शामिल नहीं है? मानव उपभोग शराब, पेट्रोल डीजल, प्राकृतिक गैस। ये पेट्रोल डीजल से संबंधित ही चीज़ें हैं सारी, है ना। सीधा सीधा याद करो, एक तो है आपकी शराब, दूसरा है बिजली, फिर ये पेट्रोल डीजल एक साथ। प्राकृतिक गैस भी पेट्रोल उत्पाद ही है। ठीक है, ये सारे। और एक हवाई ईंधन भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो वो पेट्रोल और डीजल के उत्पादों में आ जाता है। ठीक है क्या? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं जीएसटी परिषद। जीएसटी काउंसिल क्या चीज़ है? जीएसटी परिषद पे आने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ मैं। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? जीएसटी के प्रकार कितने प्रकार हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। कुछ किताबों में इसको गायब कर दिया गया है, 3 प्रकार बताए हैं। उसको मैं समझा दूंगी। क्या होता है? जैसे दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, तो या तो एसजीएसटी लगेगा राजस्थान में,
या दिल्ली में लगेगा तो यूटी जीएसटी लगेगा। तो इन दोनों में से एक ही चीज़ लगती है, मतलब एक ही है लगभग, है ना। लेकिन अगर केंद्र शासित है तो क्या लगेगा, यूटी जीएसटी कहेंगे उसको, और राज्य है तो एसजीएसटी कहेंगे। लेकिन फिर भी नाम अगर अलग अलग है तो एक बार तो देख ही लो, 4 हैं प्रकार, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, ये केंद्रीय है, केंद्रीय जीएसटी, ये राज्य जीएसटी, ये आपके है केंद्रीय शासित जीएसटी, ये आपके आएगा अंतर्राज्यीय राज्यीय जीएसटी। जब 2 राज्यों के बीच में व्यापार होगा तो आईजीएसटी लगता है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको कि कैसे कैसे कब कब क्या क्या लगेगा। आ गया समझ में? एग्जाम्पल ले गए क्या? माना कि एक्स वस्तु है जिसका मूल्य है 100 रुपये, ठीक। इसको विक्रय किया जाना है। विक्रय किया जाना है किसके अंदर? राजस्थान में बनी और राजस्थान के अंदर ही। या आप राजस्थान के होटल में खाना खा रहे हो 100 रुपये का, उसने आपको दिया कि बताया कि 60 रुपये के तो आपके दाल है, 20 रुपये की 2 चपातियाँ हैं। अब उस पर टैक्स और लगेगा। ऐसे आता है, होटल में खाना खाते हैं तो 100 रुपये तो आपको बताया, 60 रुपये तो आपने दाल का ऑर्डर किया है, 2 चपातियाँ ली हैं, वो 40 रुपये की हैं, ये 100 रुपये का तो मूल्य है। मूल्य के बाद आपका टैक्स लगेगा। टैक्स इतना लिया गया, सपोज 18% लिया गया, और 18% में अब आपको पे कितना करना है? 118। होटल वगैरह में लगता है 18% लगता है, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें वो हैं जो उनको मदद करने के लिए दिया गया है। जैसे दूध वाला है, पनीर बना रहा है घर पे, ठीक है, सब्जी वाला है, उनसे 18% जीएसटी वसूल करने लग गए तो ये बेचारे वैसे ही नहीं कमा गए। अमूल कंपनी है तो अमूल कंपनी दूध और पनीर बना के बेच रही है, पैक करके बेच रही है, तो कमा रही है, अच्छा जीएसटी दो हमको। तो ये नियम लगा दिया अब की बार कि पैक्ड और बिना पैक्ड फ्रेश चीज़ें जो बिना पैक्ड बेची जा रही है उन पे 0% छूट में है, ठीक है। होटल वगैरह पे भी लगता है जीएसटी, अच्छा 18% लगता है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक ही राज्य के अंदर वस्तु बनी है और वहीं बेची जा रही है। एक्स का मूल्य है 100 रुपये, ठीक। या मैंने आपको होटल का एग्जांपल बताया, 100 रुपये मूल्य था। मूल्य कैसा था? 60 रुपये दाल का, 2 चपातियों का, 100 रुपये मूल्य। मूल्य पे आप अपने को क्या 100 इसलिए लिया कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। अब मुझे लगाना है इस पे 18% जीएसटी, ठीक। यह वस्तु 18% जीएसटी के स्लैब में आती है। जैसे होटल में आप खाना खा रहे हो तो 18% के स्लैब में आ गई है, ठीक है। इस पर 18 रुपये लगा टैक्स, तो इसका विक्रय मूल्य कितना पे करना पड़ेगा? 118 रुपये। उसके अलावा सपोज और कुछ चार्जेस अगर होटल वाला लेता है, टिप लेता है, तो वो अलग चीज़ है ना वो दूसरी चीज़ है, वो अलग मैटर है। हम फिलहाल क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन जीएसटी कितना लगेगा, ठीक है। 18% जीएसटी। अब इसको और समझो, 18% जीएसटी लगा और इसमें से 2 हिस्से हैं इस 18% में से। किसके? इसको बांटेंगे किसमें? एस जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी।
9% तो ले लेगा CGST और 9% ले लेगा SGST। 9%, तो 9 रुपये तो किसके पास जाएंगे? केंद्र के पास। 9 रुपये जाएंगे राज्य के पास। उपभोक्ता को इससे मतलब नहीं है, उपभोक्ता तो देगा 118 रुपये, वो अपने आप कर रख के आगे से आगे जाता है। ये पे कौन कर रहा है? होटल वाला पे कर रहा है, मतलब चुका, टैक्स चुका होटल वाला रहा है, लेकिन 118 रुपये कौन दे रहा है? उपभोक्ता, इसलिए अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। इंसिडेंस किस पे हुआ? होटल वाले पे। वसूल किससे की है उसने? उपभोक्ता से। तो ये अप्रत्यक्ष कर हुआ। इंसिडेंस करापात अलग जगह पे हुआ, कराघात अलग जगह पे हुआ। वसूल, कराघात मतलब जहां से वसूल हो, करापात मतलब जहां पे लगाया गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? CGST SGST कर लगने के बाद 18% लगा, 18% GST के पास है, उसमें से सेंटर ले लेगा 9% और राज्य को दे देगा 9%, क्योंकि राज्य के कर भी तो सेंटर ने शामिल कर लिए। 17 अप्रत्यक्ष कर और 22-23 आपके शेष जो थे उपकर को शामिल कर लिया इसने, और क्या बना दिया? GST बना दिया। तो हिस्सा देगा ना राज्य को। और ये संविधान में संशोधन से आपका बिल पास हुआ है। संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। तो राज्य क्यों मानेंगे जब आप उसके सारे कर हटा दोगे? तो सेंटर में लगाओगे तो उनको ऐसे समझाया, भाई हम लेंगे तो आपको भी आधा आधा देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपके ये देखो सेंटर के पास है CGST और SGST। ये जो राज्य ने लिया है ये तो किसी को देना ही नहीं है, राज्य का खुद का है। इधर सेंटर के पास जो कुछ भी आया है उसमें राज्यों का फिर हिस्सा है। आपको मैंने बताया था करों में राज्यों का हिस्सा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के अनुसार करों में राज्यों का हिस्सा 41%। जितने भी कर सेंटर ने इकट्ठे किए हैं उसमें से राज्यों को फिर हिस्सा देगी, तब जाके ये GST के लिए राज्य माने। भाई ये तो खैर फाइनेंस कमीशन ग्रांट करता है, राज्यों को भी बराबर हिस्सा दिया जा रहा है। किसमें? GST में। इतनी बात आ गई है समझ में? तब जाके संविधान संशोधन लागू हुआ और GST अपने देश में लागू हो पाया। सारे राज्य तब जाके मानने की हाँ ठीक है, सब पूरे देश में अब GST है। डिफरेंट कर नहीं रखते, अब GST रखता है। तो GST को इस तरीके से बांटा गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये CGST SGST आ गया क्या समझ में? अब बताओ, राजस्थान में बना, राजस्थान में बिका, दिल्ली में बना, ये X जो वस्तु थी दिल्ली में बनी, दिल्ली में ही बिकी। इस पे क्या क्या लगेगा? 100 रुपये की वस्तु थी, 18% GST लगा। किसको क्या क्या मिलेगा? 18 रुपये GST लग गया। किसको क्या क्या मिलेगा? 9% तो CGST और 9% आपके लगा UT GST। ठीक है, SGST UT GST बस एक जैसा ही है, इसलिए कुछ किताबों में तो UT को तो बिल्कुल गायब भी कर दिया, गिना ही नहीं है। दिल्ली, पांडुचेरी और आपके इस तरीके से आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारी चीज़, दादर नगर हवेली, ऐसे बहुत सारे हैं जो आपके किस में आ जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। तो या तो उस जगह पे आप काम कर रहे हो, या फिर राजस्थान, गुजरात, ये सब क्या है? स्टेट। तो जो 9% हिस्सा है या तो इसको मिलेगा या इसको मिलेगा। तो काम एक ही तरीके से किया जा रहा है, आधा आधा करके बांटा जा रहा है। हाँ, इतनी बात आ गई है कि ये प्रकार आ गए क्या समझ में? CGST, SGST, UT GST और तीसरा है, चौथा है IGST। IGST अंतर्राज्यीय व्यापार को देख लेते हैं। अब अंतर्राज्यीय व्यापार में कैसे बंटवारा होगा? राजस्थान में बना और बिहार में जाके बिक गया, तब क्या करेंगे? X नाम की वस्तु जो 100 रुपये की थी, राजस्थान में बनी। कहाँ बनी?
राजस्थान में उत्पादन हुआ, बिहार में एक्स वस्तु को बेचा गया, जिसमें जीएसटी को जोड़ के बेचा गया, 18% जीएसटी को जोड़ के बेचा गया। तो कितने में उपभोक्ता को कितने में मिलेगी ये? 118 रुपये में। टैक्स जोड़ के बेचा गया, मतलब जैसे कोई भी बंदा था ए, उसने एक्स वस्तु बनाई, कहाँ? राजस्थान में 100 रुपये में बना ली, ठीक है, या 100 रुपये वो उसका मूल्य मानता है कि मुझे चाहिए। 100 रुपये के मूल्य पर वो जब बिहार में बेचने जा रहा है तो उस पर टैक्स भी लग रहा है, तो टैक्स उपभोक्ता से वसूल करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के उपभोक्ता को कितने रुपए में मिलेगी? 118 रुपये में। अब यहाँ पे आपको 18 रुपये किसके मिले? टैक्स के मिले। अब आ जाओ बंटवारा कैसे करोगे? सेंटर क्या लेगा? राजस्थान क्या लेगा और बिहार क्या लेगा? राजस्थान नहीं लेगा। यहाँ पे सिर्फ IGST लगेगा, पूरा का पूरा सेंटर लगेगा कि तुम बीच में तुम्हारा बंटवारा छोड़ो, ये सब मैं ले लूँगा और बाद में किसको दे दूंगा? बिहार को 9%। 18% क्या लग गया उस पर? IGST लग गया। राजस्थान लेगा, बिहार लेगा, इसका झगड़ा खत्म करो, फिलहाल तो मुझे दे दो सब, और बाद में ये क्या करेगा? किसको दे देगा? बिहार को दे देगा। बिहार को कितना देगा? 9%। राजस्थान को कुछ नहीं मिला यहाँ। सेंटर ने लिया 9%, बिहार ने लिया 9%, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन टैक्स, गंतव्य आधारित उपभोग कर, ठीक है ना। तो ये जीएसटी के प्रकार आ गए क्या समझ में? आगे बढ़ जाएं क्या? अब आ जाते हैं जीएसटी परिषद, काउंसिल। जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल या परिषद के गठन के बारे में जीएसटी काउंसिल के गठन के बारे में बताया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 279A, जिसमें क्या बताया गया है? जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में, या हिंदी में कहेंगे इसको परिषद, जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। कुल 33 सदस्य हैं। पहला है आपका अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है इसका? ये क्वेश्चन आ सकता है। अध्यक्ष कौन है इसका? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री अभी कौन है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो निर्मला सीतारमण। जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होगा इसका अध्यक्ष अपने आप होगा। फिर उसमें केंद्र से ही एक सदस्य आएगा, केंद्रीय राज्य वित्त
मंत्री, राजस्व विभाग का जो राज्य वित्त मंत्री है वो उसका सदस्य है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो राज्य वित्त मंत्री है वो किसका सदस्य है? जीएसटी काउंसिल का। जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? जीएसटी के लिए नियम कानून बनाएगी। अब इसमें सदस्य कौन कौन है, मेंबर कौन कौन है, उनको देख रहे हैं। केंद्र से कौन आ गए? 2 लोग आ गए, केंद्रीय वित्त मंत्री और कौन आ गया? केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री। देखो इसमें सिर्फ राज्य घुसाया है, आप ये देखो, राज्य वित्त मंत्री है ना, केंद्र का, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, ठीक है। तो केंद्र के 2 सदस्य हो गए 33 में से, बाकी कितने सदस्य बचे? 31 सदस्य आएंगे कहाँ से? 31 सदस्य कहाँ से आएंगे? 2 केंद्र से आए तो बाकी कहाँ से आएंगे? राज्य से और केंद्र शासित प्रदेशों से। 28 राज्यों के वित्त मंत्री, 28 राज्यों के वित्त मंत्री, ठीक है। कितने राज्य हैं अभी इंडिया में? 28 राज्य। उसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं, कौन कौन है बताओ? दिल्ली एवं पुदुचेरी। दिल्ली एवं पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश, और 1 प्रतिनिधि आता है जम्मू एवं कश्मीर से। तैंतीस हो गए क्या? संख्या गिन लो, 33 हो गए क्या? हो गए ना। तो 31 तो आपके कहां से हैं? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक, केंद्र से कितने हैं? 2। कुल मिला के कितने हुए? 33। अध्यक्ष अपन ने देख लिया कौन था? केंद्रीय वित्त मंत्री। एक इसमें उपाध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष देखा हमने कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अब उपाध्यक्ष कौन होगा? इन 31 मंत्रियों में से कोई एक इनमें से चुना हुआ मंत्री। राज्यों के मंत्रियों से चुना मंत्री। भाई 31 राज्य, उनमें से एक बंदा वो आगे करेंगे कि हमारा प्रतिनिधि उपाध्यक्ष ये बनेगा, ये चुना जाएगा। चुना हुआ मंत्री। इतनी बात आ गई क्या समझ में? काउंसिल की, जीएसटी काउंसिल की बात आ गई क्या समझ में? अब हम ये देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल में निर्णय कैसे लिया जाएगा। काउंसिल बन गई, काम करेगी, जीएसटी कैसे लागू होगा, कहाँ लागू होगा, इसमें क्या शामिल किया जाएगा, कितनी दरें ली जाएंगी, कौन सी वस्तुएं किस दरों में शामिल होंगी, ये सारा निर्णय कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगी। ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल में निर्णय कब होगा, कैसे होगा, ये चीज़ फिट हो जानी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। %75 मत प्राप्त होने पर जीएसटी काउंसिल में से कोई भी निर्णय पारित होता है।
75% मत से कम अगर मत मिले तो निर्णय पारित नहीं होता। जीएसटी काउंसिल में 75% मत मिलने पर ही कोई निर्णय पारित होता है। 75% मत, इसमें एक शब्द को और लिखें, 75% बहुमत, 75% भारित बहुमत। ये ऐसा नहीं कि 75% लोग एक तरफ हो गए, तो वो इसमें वजन है, केंद्र वालों का वजन अलग है और राज्य वालों का वजन अलग है। तो 75% वजन के अनुसार किसको, उस मत का वजन कितना है, ठीक है। तो 75% कैसे है, भारित बहुमत। इस शब्द को हम समझेंगे, 75% भारित बहुमत क्या होता है। ये चीज लिख ली क्या आपने, 75% क्या है, भारित बहुमत। अब अपन देखेंगे भारित बहुमत या भारित मत क्या होता है। मताधिकार, मताधिकार केंद्र और राज्य। केंद्र को 1/3 मत दे दिए गए हैं। जितने भी इसके कुल मत हैं उसमें से 1/3 हिस्सा किसके पास है, केंद्र के पास। राज्य के पास कितना हिस्सा है, 2/3 हिस्सा। परसेंटेज में अगर इसको कहें तो 33.3% मत किसके पास हैं, केंद्र के पास, और राज्य के पास कितने हैं, 66.6%। इसको और आप समझेंगे, इसका मतलब ये है कि केंद्र के 2 सदस्यों के पास कितने मत हैं, 33.3, और ये सब कितने लोगों के पास हैं, 31 के पास कितने हैं। तो आप केंद्र के एक व्यक्ति के पास कितना मत है, केंद्र के एक सदस्य के पास कितना मत है, 33 में भाग दो, 16.6। केंद्र का एक व्यक्ति 16.6 मत डाल दिया उसने, 2 व्यक्ति 33% मत उसने डाल दिया। अब आपके राज्य का एक व्यक्ति, राज्य का एक सदस्य कितना मत है उसके पास, 2.1%। अब इसमें 10 लोगों ने भी मत डाला है तो कितना पड़ा, 20 पड़ा। इधर 2 लोगों ने डाला तो कितना पड़ गया, ऐसे भारित चाहिए 75%। भारित बहुमत समझ में आ रहा है क्या, आगे बात समझ में। अब आप ये देखो, केंद्र के पास कितना है, 33%। सारे राज्य एक हो जाएं तो भी 66 होगा, 75 नहीं होगा। अब जीएसटी में कोई चीज पास करनी है तो केंद्र की सहमति तो चाहिए ही। आगे क्या इतनी बात समझ में आपको, केंद्र के बिना कोई भी बिल पास नहीं होगा जीएसटी में। 66% सारे राज्य एक हो जाएं तब भी पास नहीं कर पाएंगे, 75% चाहिए। केंद्र की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं हो सकता,
ठीक है, कोई भी जीएसटी में काम करना है, कोई भी निर्णय लेना है, सारे राज्य एक हो जाओ भले, लेकिन केंद्र अगर एक नहीं होगा तो निर्णय नहीं होगा, उनकी बात को नहीं माना जाएगा। अब आ जाओ, केंद्र कोई कह रहा है बात, कितने राज्य उसके साथ हों तो निर्णय पारित होगा? कम से कम 20 राज्य, तब जाके 75 से ऊपर आएगा मामला। कम से कम 20 मल्टीप्लाई बाय करो 2.1 करो तो, और 33 इधर केंद्र के मिला लो तो, है ना, तो कम से कम 20 मिलाओ, कम से कम 20 राज्यों की सहमति हो तो ही जीएसटी में निर्णय हो पाएगा। तो जीएसटी काउंसिल कैसे काम कर रही है, भारित बहुमत क्या है, समझ में आ गया क्या, याद रह जाएगा क्या? दूसरी चीज़, शराब के बारे में शायद मैंने आपको बताया था, शराब को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है, जितनी भी चीज़ें शामिल नहीं हैं उनको शामिल कर सकती है, उनमें नियम लगा सकती है, लेकिन शराब को छोड़कर पेट्रोल को शामिल कर सकती है, डीजल को कर सकती है, प्राकृतिक गैस को कर सकती है, विद्युत को कर सकती है, पर शराब को क्यों नहीं? संविधान में ही लिख दिया कि शराब जीएसटी की परिभाषा में नहीं आता है। समझ में आई क्या बात? संविधान की परिभाषा और जीएसटी की परिभाषा में नहीं आता, संविधान में लिख दिया गया तो संविधान में संशोधन करके ही आएगा। जीएसटी कैसे आया? संविधान संशोधन करके। जीएसटी की परिभाषा में क्या लिख दिया? शराब शामिल नहीं है। अब ये काउंसिल क्या कर सकती है? बाकी सबको शामिल भी कर सकती है, लेकिन शराब को छोड़कर। ठीक है, जीएसटी के बारे में आ गई सारी बातें समझ में।